देश प्रदेश देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आरजू साई। मिजोरम से खबर है जहां पर खदान हादसा हुआ। अब तक 8 मजदूरों के शव मिले हैं। मजदूरों की हालांकि अब तक पहचान नहीं हुई। 12 मजदूरों के फंसने की खबर है। लोगों को निकालने का काम जारी है। वहां पर एसडीआरएफ, बीएसएफ और असम राइफल्स की टीमें मौजूद हैं। बचाव अभियान लगातार जारी है। अब तक 8 मजदूरों के शव मिले हैं, लेकिन इन शवों की शिनाख्त हालांकि अभी तक नहीं हो पाई है। वहां पर 12 मजदूरों के फंसे होने की खबर है। स्थानीय लोग भी वहां पर मौजूद है। प्रशासन, पुलिस की टीमें, बीएसएफ की टीम भी मौजूद है। रतनदीप हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी हमें देंगे। रतनदीप, कितना वक्त और लग जाएगा और कितने मजदूरों के फंसे होने की खबर है? देखिए, ये जो हादसा हुआ था ये कल शाम को 3 बजे के करीब हुआ था। जो मिजोरम का एक बहुत ही दूर दराज का इलाका है, माउदा विलेज, जो कि नाथियाल जिले में पड़ता है, और वहां पे एक स्टोन क्वेरी में ये हादसा हुआ। जबकि जो विजुअल हम प्ले कर रहे हैं वो बहुत ही दर्दनाक है। वो बहुत ही, आप देख सकते हैं, ड्रामेटिक विजुअल्स हैं, जहाँ पे कि आप देख सकते हैं कि जो पूरा का पूरा चट्टान, पूरा का पूरा जो पहाड़ वो गिर गया, वो जो स्टोन क्वेरी है उसके ऊपर, और मजदूर फंस गए। वहां पे 12 मजदूर फंसे हुए थे। इन 12 मजदूर में 4 तो जो कंपनी है जो स्टोन क्वेरी की, एबीसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, उनके हैं, और 8 कंट्रैक्टर्स के हैं। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि ये सभी माइग्रेंट लेबरर्स हैं जो कि बिहार से वहां पे काम करने के लिए गए थे। और अभी तक 8 शवों को बरामद कर लिया गया है वहां पे, क्योंकि पूरा रात वहां पे ऑपरेशन चला है। जो एसडीआरएफ और बीएसएफ और असम राइफल्स पहले वो ऑपरेशन कर रहे थे, और आज सुबह एनडीआरएफ का एक टीम वहां पे पहुंचा है और वो भी ऑपरेशन में जुट गया है। अभी बाकी जो लोग हैं, 4 लोग या फिर उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि ये अभी कितने लोग फंसे थे, पहला जो इन्फॉर्मेशन था वो था कि 15 से भी ज्यादा लोग, मगर अब जो सरकारी सूत्र हमें बता रहे हैं कि 12 लोग वहां पे फंसे थे। तो बाकी जो लोग फंसे हुए हैं उनका क्या हाल हुआ है, क्या वो जीवित हैं या उनकी भी मृत्यु हो गई है, इस बात की पुष्टि करना, और अगर उनकी मृत्यु हुई है या फिर अगर वो जीवित हैं, उनके लिए सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है, और ये पूरे जोर से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एनडीआरएफ भी जुट गई है। बहुत ही दर्दनाक हादसा है, और अभी तक 8 शवों को वहां से निकाला गया है। रतनदीप, रात में क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, ऐसे में काफी मुश्किलें भी आई होंगी रेस्क्यू ऑपरेशन के चलते। खदान के बारे में थोड़ा बताइए। खदान कौन से एरिया में थी, वैध थी खदान, और हादसे की वजह क्या सामने आई? देखिए, खदान जो लीज दिया जाता है स्टोन क्वेरीज को, जो पत्थर की खदान है, ये ओपन खदान है, जो कि जो पहाड़ होता है उसका एक तरफ से उसको काटते हुए वो अंदर जाते हैं। मगर जो विजुअल हम प्ले कर रहे हैं उसमें दिख रहा था कि ऊपर का हिस्सा उन्होंने पहले से काटा था, और वहां पे जो पत्थर था उसको वो निकाल चुके थे, मगर इसके बाद नीचे का हिस्सा काट रहे। तो ऊपर का जो मिट्टी है, जो वो पूरा ही धस के नीचे चला है, और ये जो डेब्रिज है, ये पूरा जो डेब्रिज है, ये ठीक है रतनदीप, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। रेस्क्यू ऑपरेशन पर तमाम अपडेट्स आपसे हम लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। उधर प्रधानमंत्री मोदी G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया के बाली पहुंचे हुए हैं। जो बाइडेन भी वहां पर पहुंचे हैं और दोनों की मुलाकात हो रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, G20 समिट यहां पर चल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति भी यहां पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी जब कल यहां पर पहुंचे तो जोरदार स्वागत उनका यहां पर किया गया, और अब यहां पर वार्ता शुरू हो रही है। G20 समिट में कई मुद्दों पर बातचीत हो रही है। एक मंच पर 20 बड़े देश यहां पर हिस्सा ले रहे हैं, और राष्ट्राध्यक्ष यहां पर मौजूद है तमाम देशों के, जिनमें ये बातचीत चल रही है। जलवायु परिवर्तन का मुद्दा हो, सुरक्षा का मुद्दा हो, तमाम विषयों को लेकर इस समिट में बातचीत की जानी है। और ऐसे में ये समिट अब शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख पा रहे हैं मंच पर, और जो बाइडेन के साथ उनकी मुलाकात। दिल्ली में लिव इन पार्टनर की विभत्स तरीके से हत्या का मामला सामने आया। इस हत्याकांड का राज तब खुला जब पुलिस ने 5 महीने के बाद आरोपी लिव इन पार्टनर आफ्ताब अमीन पूनावाला को गिरफ्तार किया। देखते हैं मुकेश सेंगर की ये ग्राउंड रिपोर्ट।
ये है 28 साल का आफताब अमीन पूनावाला। दिल्ली पुलिस ने उसे अपनी लिव इन पार्टनर 26 साल की श्रद्धा वाकर की हत्या के आरोप में शनिवार को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद जब आफताब ने हत्या और शव ठिकाने लगाने के तरीके के बारे में पुलिस को बताया तो पुलिस दंग रह गई। लड़की को कहता है, ये लड़का जो बताया इन्वेस्टिगेशन जो निकल के आया अब तक हमारा, कि इनके झगड़े होने लगे थे एज ए लिव इन पार्टनर। तो किसी दिन चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हुई, फिर इसने लड़की का गला दबा दिया। हत्या करने के बाद शव को ठिकाने के लिए लगाने के लिए एक तो कुछ शार्प वेपन लेके आया, उससे लड़की के बॉडी के पार्ट्स हुए और फिर धीरे धीरे उसको डिस्पोज ऑफ किया। आरोपी ने बताया कि उसने श्रद्धा की गला घोंटकर हत्या कर दी है, फिर उसके शव के चापर से 35 से ज्यादा टुकड़े किए और उन्हें इसी 300 लीटर के फ्रिज में रख दिया जो उसने शव रखने के लिए ही लिया था। इसके बाद वो अगले 18 से 20 दिनों तक हर रोज रात में 2 बजे निकलता और एक टुकड़ा मेहरौली के इसी जंगल में फेंक देता। शव में बदबू न आने पाए इसके लिए उसने अगरबत्ती और परफ्यूम का इस्तेमाल किया। 26 साल की एक लड़की को करीब 5 महीने पहले उसी के लिव इन पार्टनर ने गला घोंटकर मार दिया। फिर उसके शव के 35 टुकड़े किए और शव को रखने के लिए वो एक बड़ा फ्रिज लाया। इसके साथ ही 18 दिन तक वो लगातार मेहरौली के इस जंगल में टुकड़े फेंकता रहा। टुकड़े फेंकने के लिए वो रात में 2 बजे निकलता था और इस जंगल में आता था। आफताब और श्रद्धा दोनों महाराष्ट्र के पालघर इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक श्रद्धा और आफताब की 3 साल से दोस्ती थी, लेकिन श्रद्धा के पिता को ये दोस्ती पसंद नहीं थी। श्रद्धा आफताब के साथ मुंबई के मलाड इलाके में एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में काम करती थी। इसी साल 15 मई को श्रद्धा और आफताब दिल्ली आ गए। दिल्ली आकर आफताब ने छतरपुर इलाके में ये फ्लैट किराए पर लिया। श्रद्धा आफताब पर शादी का दबाव बना रही थी। किसी और लड़की से संबंधों को लेकर भी दोनों में झगड़ा हुआ। फिर 3 दिन बाद यानी 18 मई को आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर दी। श्रद्धा के पिता उससे नाराजगी के चलते लंबे समय से बात नहीं कर रहे थे, लेकिन जब नवंबर के पहले हफ्ते में श्रद्धा के दोस्तों ने उन्हें बताया कि श्रद्धा का मोबाइल कई महीने से बंद है, तो पहले उन्होंने मुंबई पुलिस फिर दिल्ली के मेहरौली थाने में 8 नवंबर को शिकायत दर्ज कराई। इसकी मुंबई पुलिस जो आई थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेके आई। बाद में हमने अपनी सर्विलेंस के थ्रू इसको ट्रेस किया। इसे घर पे पहुंचे तो ये घर पे मिल गया। हमें घर का एड्रेस लोकेट हुआ तो घर पे से लेके आया इसको। स्टार्टिंग में तो वही कह रहा था कि झगड़ा हुआ, लड़की चली गई थी, लड़की मेरे साथ कभी नहीं थी, बहुत दिन हो गए लड़की हुए। बट अब जब सस्टेन्ड इंटरोगेशन करी, थोड़ा प्रेशर के अंदर उसने बताई चीजें। पुलिस के मुताबिक आफताब ने मुंबई में 2 महीने शेफ की ट्रेनिंग भी ली थी, इसलिए उसे पता था कि मांस के टुकड़े कैसे काटना है। उसने अमेरिकन ड्रामा सीरीज डेक्स्टर देखकर हत्या की साजिश रची। श्रद्धा की हत्या के लगभग 6 महीने होने को हैं। आफताब ने श्रद्धा की हत्या के लिए जो तरीका अपनाया वो तरीका किसी कुख्यात अपराधी के तरीके से कम नहीं है, लेकिन उसने जिस फ्लैट में श्रद्धा की हत्या की थी उसी फ्लैट में वो रहता रहा और शिकायत मिलते ही पकड़ा गया। उसके पकड़ने के साथ ही हत्या की वो खौफनाक कहानी सामने आई जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। नई दिल्ली से कैमरामैन आजम के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश के जबलपुर के एक रिजॉर्ट में लड़की की हत्या का आरोपी 5 दिन बाद भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। आरोपी पुलिस को सीधे चुनौती देते हुए रोजाना सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा है। अनुराग द्वारे की रिपोर्ट देखिए। बेवफाई नहीं करने का, बेवफाई जितने बेवफाई। जबलपुर में मेखला रिजॉर्ट में हुई युवती की हत्या के बाद आरोपी अभिजीत पाटीदार इंस्टाग्राम आईडी से पुलिस को लगातार चुनौती दे रहा है। मृतक की आईडी से वो 5 पोस्ट और एक वीडियो भी शेयर कर चुका है। हत्या के अगले दिन उसने सोशल मीडिया पर लिखा, आई लव यू बाबू, स्वर्ग में मिलेंगे, सॉरी बाबू। आरोपी ऑनलाइन भी आ रहा है लेकिन पुलिस की गिरफ्त में नहीं। कि 6 तारीख को यह अकेला ही आया था और रूम पे अकेले ही रुका था। 7 तारीख को दोपहर में वो महिला भी आई है, उसके साथ इन लोगों ने कुछ खाने पीने की चीज़ ऑर्डर की है और करीब 1-1.25 घंटे के आसपास ये लोग साथ में रहे हैं। उसके बाद ये वहाँ से मूव कर गया है और
चूंकि वो रूम लॉक करके गया था तो किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अगले दिन जब वो मास्टर की से रूम खोला गया तब ये घटना का खुलासा हुआ है और हमने उसमें डिटेल्स भी अपनी साइबर टीम से मांगा है और संभवतः क्योंकि युवती का आईडी वो यूज़ कर रहा है तो वो हो सकता है कि उसका जानने वाला हो और हो सकता है कि आरोपी भी वो उसको इस्तेमाल कर रहा हो। आरोपी खुद को कभी पटना तो कभी गुजरात का कारोबारी बताता है, लेकिन पुलिस के मुताबिक उसने न सिर्फ हत्या की है बल्कि जबलपुर में भी कारोबारियों से लाखों की ठगी की। एक टैक्सी संचालक तक को नहीं बख्शा। वारदात के बाद आरोपी 5 ठिकाने बदल चुका है। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए 4 टीमें बनाई हैं, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही वो भाग जाता है और मृतक के ही सोशल मीडिया अकाउंट से फोटो और वीडियो शेयर करने लगता है। जबलपुर से अपने सहयोगी संजीव चौधरी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। हैदराबाद की आईसीएफआई डीम्ड यूनिवर्सिटी के 5 छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया। साथ ही यूनिवर्सिटी ने 12 छात्रों को निलंबित किया है। आईसीएफआई बिजनेस स्कूल में रैगिंग का एक वीडियो वायरल होने के बाद यह कार्रवाई की गई। ये वीडियो वायरल है। लॉ के एक छात्र को पीटा जा रहा है, थप्पड़ मारे जा रहे हैं, ठोकर मारी जा रही है, उसका हाथ मोड़ दिया गया, उसके निजी अंगों पर चोट की गई और कथित तौर पर धार्मिक नारे लगवाए गए। जय माता दी, अल्लाहू अकबर। ये हरकत हैदराबाद के पास की एक डीम्ड यूनिवर्सिटी इक्फाई फाउंडेशन फॉर हायर एजुकेशन के कुछ सीनियर छात्रों ने हॉस्टल के कमरे में की। इस मामले में अब 8 छात्र गिरफ्तार हैं, जिनमें एक नाबालिग है। वीडियो में एक आरोपी को ये कहते सुना जा सकता है, हम उसकी विचारधारा सुधारना चाहते हैं, हम पीट पीट कर उसे कोमा में पहुंचा देंगे और उसके बाद उसे एक बिल्कुल नई दुनिया याद आएगी। साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर स्टीफन रविंद्रा ने एनडीटीवी से कहा कि इस मामले में कोई उत्तर दक्षिण का या सांप्रदायिकता का पहलू नहीं है। पुलिस ने रैगिंग एक्ट, मारने की कोशिश, हमला और आपराधिक धमकी के तहत मामला दर्ज कर लिया है। बिजनेस स्कूल ने एक बयान जारी कर कहा है, ऐसी अवांछनीय हरकत को लेकर उसकी शून्य सहनशीलता की नीति है और इससे जुड़े 12 छात्रों को निलंबित किया गया है। पुलिस का मानना है कि इसके लिए मैनेजमेंट भी जिम्मेदार है और उसने रजिस्ट्रार, हॉस्टल वार्डनों और एंटी रैगिंग कमेटी के सभी सदस्यों सहित 9 फैकल्टी सदस्यों को पूछताछ के लिए बुलाया है। शिकायतकर्ता ने कहा कि उसको बताया गया कि उस पर हमला इसलिए हुआ क्योंकि उसने एक सम्मानित धार्मिक व्यक्ति पर टिप्पणी की थी। घटना के बाद उसे आहत और अपमानित महसूस हुआ और वीडियो के वायरल होने के बाद उसे आत्महत्या का भी ख्याल आया। 10 दिन के बाद उसने पुलिस को रिपोर्ट की। हैदराबाद से कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। कई महीनों के बाद आखिरकार महंगाई के मोर्चे पर राहत की खबर है। अक्टूबर महीने में थोक और खुदरा महंगाई दरों में गिरावट दर्ज की गई। हालांकि खुदरा महंगाई दर अभी भी 6.77% पर बनी हुई है, जो आरबीआई की ओर से निर्धारित 6% टारगेट से ज्यादा है। सोमवार सुबह आम उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर लेकर आई। वाणिज्य मंत्रालय ने आंकड़े जारी कर कहा, थोक महंगाई दर सितंबर 2022 के 10.7% से घटकर अक्टूबर 2022 में 8.39% हो गई। अगस्त 2022 में थोक महंगाई दर बढ़कर 12.48% तक पहुंच गई थी। दरअसल खाने पीने के सामानों की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी है। दिल्ली की सबसे बड़ी थोक मंडी अनाज मंडी में पिछले 5 दशक से खाने पीने के तेल का व्यापार कर रहे रविंद्र गुलाटी कहते हैं, पिछले 10 से 15 दिनों में खाने पीने का तेल कुछ सस्ता हुआ है। पाम ऑयल के अंदर 5 रुपये बंदा आया है, सोयाबीन में 2-3 रुपये किलो बंदा आया हुआ है और सरसों में 2-3 रुपये बंदा आया हुआ है। मेन बात यह है कि पाम ऑयल और सोयाबीन का डिफरेंस कम से कम 25 रुपये किलो का चल रहा है, क्योंकि जनता के लिए बहुत फायदेमंद चीज है। पाम ऑयल के सारे जो प्रोडक्ट ऑयल था सब रेट कम आए हुए हैं सब। मतलब अनाज मंडी के व्यापारी कहते हैं, नई फसल जब बाजार पहुंचेगी तो कीमतों पर दबाव और कम होगा। त्योहारों के बाद अब शादी का सीजन शुरू हो रहा है, तेल की डिमांड बढ़ेगी और साथ ही व्यापार भी। दिल्ली के अनाज मंडी के तेल व्यापारियों के मुताबिक खाने पीने के तेल की कीमतों में
पिछले 2 हफ्ते में कुछ मामूली गिरावट जरूर दर्ज हुई है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में अनिश्चितता अब भी बरकरार है। कीमतों में उथल पुथल का दौर जारी है और इसका असर भारतीय बाजार पर भी आने वाले दिनों में पड़ सकता है। बाजार इतना अनसर्टेन है कि जब पीछे से माल आते हैं खुल के तो यहाँ बाजार घट जाता है, अगर प्रॉपरली सही से डिमांड है तो बढ़ जाता है। इसलिए हर कोई इस समय सिर्फ अनसर्टेन मंडी में है कि क्या होगा कब क्या नहीं होगा, सब कुछ अनसर्टेन है। बट अभी बाजारों में टाइम है, डिमांड का सीजन चल रहा है शादियों का, तो बाजारों में कुल मिला के डिमांड है, तो बाजार अभी स्टेबल है। आगे का पता नहीं, आगे कब क्या होना हो। लेकिन 10-15 दिन में कीमतें नीचे आई हैं। कुछ कीमतें घटी हैं, बट कभी सोया बढ़ता है, कभी पाम घटता है। शाम होते होते राहत की एक और अहम खबर आई। सांख्यिकी मंत्रालय ने आंकड़े जारी कर कहा, खुदरा महंगाई दर सितंबर 2022 के 7.41% से घटकर अक्टूबर 2022 में 6.77% हो गई। लेकिन अब भी खुदरा महंगाई दर आरबीआई द्वारा महंगाई दर को 6% की रेट तक सीमित रखने के टारगेट से ऊपर है, यानी महंगाई के मोर्चे पर चुनौती बनी हुई है। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।